कपिल एक बहुत ही मेहनती लड़का था जो अपने पिता सुशील के साथ रहता था। उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। एक दिन की बात है, सुशील की तबीयत अधिक खराब होने की वजह से सुशील ने कपिल को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है शायद। ये क्या कह रहे हो पिताजी? बेटा, मैं अत्यधिक बीमार रहता हूँ और मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं तेरी माँ के पास जाना चाहता हूँ। थक गया हूँ मैं इस दुनिया से। पिताजी, आप ऐसा ना कहो। आपके अलावा मेरा है ही कौन? अगर आप भी मुझे माँ की तरह छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा पिताजी। कपिल, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। मेरे बीमार होने की वजह से वो खाली पड़ी है और तुम बहुत ही मेहनती लड़के हो। तुम उस जमीन पर कुछ भी उगाओ और अपना जीवन यापन करो। पर बेटा, ध्यान रखना, कभी किसी गरीब को कष्ट मत देना। पिताजी, आप ऐसा ना कहें। मैं उस 2 बीघा जमीन पर ही कुछ उगाकर देख लेता हूँ और अगर पिताजी आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर मैं अपनी मेहनत में सफल रहूंगा। कपिल अपने 2 बीघा जमीन की तरफ चल पड़ता है और वो कड़ी मेहनत करके प्याज की खेती करता है। उसकी मेहनत सफल होती है और उसके प्याज की बहुत अच्छी खेती उसके सामने होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और बाजार की तरफ जाता है। देखा पिताजी, मैंने जमीन पर प्याज उगाई है और इतनी अच्छी फसल हुई है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। अरे वाह बेटा, तुमने प्याज की खेती करके तो बहुत अच्छा काम किया है। आजकल प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। बहुत अच्छी खेती होगी तो प्याज अच्छा बिकेगा। कपिल प्याज को बेचने के लिए बाजार में जाता है तो देखता है कि एक ट्रक पर प्याज लदी हुई है और उस ट्रक के आगे बहुत भीड़ लगी हुई है। वो एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, ट्रक के आगे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आखिर बात क्या है? अरे भैया, यहाँ पर इस ट्रक में प्याज बिक रहे हैं जो कि बहुत सस्ते हैं। इसी वजह से सब प्याज खरीदना चाहते हैं। मैं भी ये प्याज सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों पर बेच दूंगा। पर भैया, प्याज तो बहुत महंगी है। हाँ, महंगी तो है, पर ये प्याज थोड़ी सड़ी हुई है। इसी वजह से ये सस्ती बेची जा रही है। आजकल प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। हर कोई प्याज खरीदना चाहता है, पर मार्केट में प्याज उपलब्ध ना होने की वजह से प्याज महंगी हो गई है। तभी वो गांव का जमींदार आ जाता है और उन दोनों की बातों को सुन लेता है। कपिल, आजकल प्याज महंगी नहीं है, बल्कि महंगी कराई गई है। खेत से सस्ती प्याज खरीद कर उसे स्टॉक में रख लिया जाता है और जो सड़ी हुई प्याज होती है उसको निकाल दिया जाता है उन्हें दुगने दामों पर, जिसकी वजह से प्याज महंगी होती है। स्टॉक में होने की वजह से भी आम जनता को ये प्याज नहीं मिल पाती। प्रेमचंद जी, मैंने प्याज की खेती की है। मैं प्याज बेचने ही जा रहा था तो रास्ते में इस प्याज के ट्रक को देखा और धक्का मुक्की की इस भीड़ को देखा। बहुत मारामारी है प्याज के लिए तो। कपिल, अगर तुम प्याज बेचने जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो प्याज मार्केट में खरीदी जाएगी वो सब तुमसे बहुत कम रेट में खरीदेंगे और उससे 4 गुना रेट में प्याज आम जनता को बेचेंगे। यहाँ तो आम जनता के साथ बहुत नाइंसाफी है। मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे प्याज को सही मूल्य में जनता तक पहुँचाना चाहिए, परंतु मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि कुछ लोग तो प्याज से ही रोटी खाते हैं, उनके नसीब में सब्जी भी नहीं होती। अगर ये प्याज ही इतनी महंगी होगी तो वो रोटी नहीं खा पाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से गरीबों की मदद करने का वादा जो किया है, अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाया तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। कपिल चिंतित होकर एक कोने में बैठा था। तभी उसको एक उपाय आता है। कपिल एक प्याज की शेप में एटीएम बनाता है और उस एटीएम को सेट कर देता है और उस प्याज के एटीएम के अंदर बैठ जाता है और अंदर से आवाज लगाता है, प्याज ले लो, प्याज 40 किलो, प्याज सस्ती और अच्छी प्याज, ऐसी प्याज कहीं नहीं मिलेगी। प्याज ले लो, प्याज 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, प्याज सस्ती और अच्छी प्याज, ऐसी प्याज कहीं नहीं मिलेगी। प्याज ले लो, प्याज। ये प्याज बेचने का तरीका बहुत अच्छा है। इससे मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं कि मैं उनके धंधे के बीच में आ रहा हूँ। सबको यही लगेगा कि ये एक एटीएम मशीन है जिसमें पैसे डालने पर प्याज प्राप्त हो जाता है। इस तरह से मेरी पहचान भी गुप्त रहेगी और सबको सही मूल्य पर प्याज प्राप्त हो जाएगा। कपिल की आवाज सुनकर कुछ लोग उस एटीएम के आगे रुक जाते हैं और वहाँ से प्याज खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उस एटीएम के अंदर 40 रुपए डालते हैं तो कपिल एटीएम के अंदर बैठे 1 किलो प्याज उस एटीएम से बाहर निकाल देता है। लोग प्याज की गुणवत्ता देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये प्याज तो सस्ती भी है और अच्छी भी है। देखो कितनी अच्छी प्याज इतने कम दामों में हमें मिल गई। अरे प्याज तो अच्छी है, परंतु ये देखो, एटीएम मशीन में लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। पैसा डालो और प्याज ले लो। कितना रोचक प्याज लेने का तरीका है। ये तरीका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ना ही प्याज छांटने का झंझट और ना ही पैसे खुले करवाने का झंझट। इसी तरह से सभी उस एटीएम मशीन से प्याज खरीदते थे और खुश होकर प्याज अपने घर ले जाते थे, जिसकी वजह से कपिल की सारी प्याज बिक जाती है।
और वो सभी लोगों की मदद करता हुआ अमीर हो जाता है। उसका ये रूप देखकर उसके पिता भी निश्चिंत होकर ठीक हो जाते हैं और उसको शाबाशी देते हैं। कपिल, तुमने बहुत ही नेक काम किया, प्याज को सही दामों पर बेचा। दूसरी तरफ तुमने उन लोगों की मदद की जो गरीबी के कारण प्याज खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे। तुमने अपनी प्याज का दाम कम रखा और उसे एक रोचक तरीके से बेचा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बेटा, अब मैं निश्चिंत हूँ कि तुम कभी किसी चीज में धोखा नहीं खाओगे। सुशील और कपिल इसी तरह से खेत में प्याज उगाते थे और एटीएम मशीन की सहायता से सभी लोगों में बांटा करते थे। अब कपिल एक प्याज वाले एटीएम मशीन के लिए प्रसिद्ध हो गया था। कबीरपुर गांव में अलीना और समाया नाम की दो बहनें अपनी मां के साथ रहती थी। हालांकि दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अलीना जहां घमंडी और कठोर स्वभाव की थी, वही समाया विनम्र और दयालु थी। माँ, आज ये कुत्ता फिर मेरे कमरे में घुस आया और इसने अपने गंदे पैरों से मेरे कपड़े गंदे कर दिए। ठहर जा, अभी डंडे से मार मार कर तेरा कचूमर बनाती हूँ। अलीना डंडा उठाकर कुत्ते की पिटाई करने वाली थी, तभी समाया वहाँ आ जाती है। रहने दो अलीना, क्या उस बेचारे मासूम की जान लोगी? डर के चाट ले से, अगर दोबारा ये मेरे कमरे में आया ना तो इसके टांगे तोड़ दूंगी। अलीना की माँ गांव के अमीर घरों के कपड़े धोने का काम करती थी। एक दिन माँ उन दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई। यहाँ आओ अलीना और समाया, देखो मैं तुम दोनों के लिए नया सूट लेकर आई हूँ। ये लाल वाला तुम्हारा है और हरा वाला समाया तुम्हारा। समाया के लिए इतना सुंदर सूट ले आई और मेरे लिए ये सड़ा हुआ उठा लाई। ये तो क्या कह रही है बेटा, दोनों ही सूट बहुत सुंदर हैं। अलीना, अगर तुम्हें ये वाला पसंद है तो तुम ये वाला ले लो, मैं तुम्हारा वाला ले लूंगी। एक दिन माँ बीमार पड़ गई तो उसने लड़कियों से कहा, अलीना, समाया, सेठ जी के घर के कपड़े पड़े हैं, जरा इन्हें धो दो, मैं पहुंचा आऊंगी। मैं नहीं धो रही, मेरे हाथों की सुंदरता खराब हो जाएगी। आप चिंता न करें माँ, मैं धो दूंगी और पहुंचा भी आऊंगी। कुछ दिनों बाद माँ की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन तो बैंक में जमा पैसों से अलीना समाया का खर्चा चल जाता है, लेकिन फिर बैंक अकाउंट के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अलीना, मैं एटीएम से आ रही हूँ, आज एटीएम से पैसे नहीं निकले, हमारे अकाउंट में केवल 50 रुपए रह गए हैं। अब हमें ही कपड़े धोने का काम करना पड़ेगा, वरना घर का खर्च नहीं चल पाएगा। तूने मुझे अपने जैसा उल्लू समझा है जो मैं कपड़े धोने का काम करूंगी? मैं कौशल से शादी करूंगी। ये शादी करने का सही वक्त नहीं है, पहले तो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेती। और कौशल अच्छा लड़का नहीं है, मैंने कई बार उसे जुआ खेलते हुए देखा है। मेरी शादी के बीच में तू अपनी टांग मत अड़ा और कौशल यही रहेगा हमारे घर पर। अलीना कोर्ट में जाकर कौशल से शादी कर लेती है। कौशल की नजर अलीना और समाया के मकान पर थी। कौशल मन में सोचता है कि अगर मैं किसी तरह समाया को घर से निकाल दूं तो इनका घर हड़पने में आसानी रहेगी। अलीना, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सोने का हार। अरे वाह, ये हार तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। जब रात में अलीना और समाया सो जाते हैं तो कौशल चुपके से सोने का हार समाया की तकिया के नीचे रख देता है। अगले दिन अलीना जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि अलमारी से हार गायब है। हाय राम, मेरा हार कहाँ गया? समाया के कमरे में ढूंढो, जरूर उसी ने चुराया होगा। अलीना समाया के कमरे में जाकर हार ढूंढती है तो उसे तकिया के नीचे हार मिल जाता है। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आ गया। अरे चोर झूठी मत्तार, अलीना हमें इसे घर से निकाल देना चाहिए। अलीना और कौशल समाया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कहाँ रहूंगी? समाया गांव के एटीएम के सामने बैठ जाती है और रोती रहती है। तभी एटीएम से एक आवाज आती है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई एटीएम हूँ, मेरे अंदर एक जिन्न की आत्मा का वास है, मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद सकूं। अपने खाने पीने का खर्चा मैं कपड़े धोकर निकाल लूंगी। जादुई एटीएम समाया को 1 लाख रुपए देता है। समाया उन पैसों से अपने लिए घर खरीद लेती है। उधर कौशल अलीना के साथ रोज मारपीट किया करता। वो अलीना से घर के कागजात छीन लेता है और घर जुए में हार जाता है। समाया ठीक कहती थी, तू जुआरी है, तूने हमारा घर छिनवा दिया। अभी तेरे पास मंगलसूत्र तो बचा है। कौशल अलीना से मंगलसूत्र भी छीन लेता है और गांव छोड़कर चला जाता है। गांव की एक लड़की समाया को जाकर सारी बात बताती है। कौशल, तुम्हारा घर जुए में हार गया है। क्या? उसका
घर के साथ हमारे मम्मी पापा की कितनी यादें जुड़ी हुई थी। अब वो घर किसके पास है? कल्लू के पास। समाया कल्लू के पास जाती है और उससे घर वापस देने की विनती करती है। 5 लाख दे दे, घर ले ले। समाया रोती हुई जादुई एटीएम के पास जाती है और 5 लाख मांगती है। जाओ, अपना पुराना घर खरीद लो, ये लो 5 लाख। समाया 5 लाख कल्लू को देकर अपना पुराना घर वापस ले लेती है। उधर अलीना की हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। एक दिन जब अलीना गांव के बाजार में भटक रही थी तो समाया की नजर उस पर पड़ गई। अलीना, मेरी प्यारी बहन, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मुझे माफ कर दो समाया, तुम सही थी। कौशल ने हमारा घर जुए में लुटा दिया। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन वो घर मैंने खरीद लिया है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। समाया जादुई एटीएम से 2 लाख निकालती है और अलीना की एक अच्छे से घर में शादी कर देती है। समाया जिन सेठ जी के घर कपड़े धोती थी, उनका लड़का समाया को पसंद कर लेता है और समाया के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। समाया सेठ जी के लड़के से शादी कर लेती है और खुशहाल जीवन बिताने लगती है।